नमस्कार। वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 6 जुलाई से स्टार्ट हैं। अब आपको डेली 1 बाय 1 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सारे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आप देखना, नोट्स अपने बनाते रहिएगा, है ना। अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखते हैं। जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? माल्ट क्या होता है? माल्ट एक प्रकार से माल्ट से शराब बनाई जाती है, वाइन बनाने में इसका यूज होता है। तो जौ में क्या होती है, माल्ट की अधिकता पाई जाती है ना। माल्टोज, माल्ट का मतलब है माल्टोज। माल्टोज क्या? माल्टोज एक शुगर यानी शर्करा है जो कि जौ में पाई जाती है और इसका उपयोग करते हैं शराब यानी वाइन बनाने के लिए। तो इसकी कौन सी प्रजाति ऐसी है जो ज़्यादा उपयोगी है इसके लिए? आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है: मंजुला, आज़ाद, ज्योति, रितंबरा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा रितंबरा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना। कुछ और फैक्ट्स हैं, उन्हें भी जानते हैं हम लोग। अगर बात करी जाए कि जौ की कुछ और इम्पोर्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो जैसे आप लोग देख लीजिएगा, RS6, RS6, इसके बाद अंबर है, आज़ाद है, करण है, केदार है, कैलाश, ज्योति, रत्ना। ध्यान रहे, जो रत्ना वैरायटी है ये आम की भी होती है और धान की भी होती है। तो ये जौ की कुछ सामान्य प्रजातियां थीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जौ की ऐसी कौन सी वैरायटी हैं जिसमें मौल्या बीमारी जो है उसके प्रति रोगरोधी है। आपको यह भी जानना चाहिए जौ की एक मुख्य बीमारी है जिसका नाम क्या है? मौल्या रोग। मौल्या रोग किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। और निमेटोड का नाम क्या होता है? हेटेरोडोरा अबेनी। निमेटोड का नाम क्या है? हेटेरोडोरा अबेनी। ठीक है ना। जौ की जो मौल्या बीमारी है वो निमेटोड के द्वारा होती है। निमेटोड का नाम है हेटेरोडोरा अबेनी। अब इस मौल्या बीमारी के प्रति जौ की कौन कौन सी वैरायटी जो रोगरोधी है यानी उसमें बीमारी नहीं लगती है, तो हमारे पास जो वैरायटी है वो कौन कौन सी? RD 387 जिसको राज किरण के नाम से जानते हैं, RD 2035 है, RD 2052 है और RDB1। तो RD 387 जिसको राज किरण के नाम से जानते हैं, RD 2035, RD 2052, RDB1, ये ऐसी वैरायटी हैं जौ की जिसमें मौल्या डिजीज नहीं लगती है। आगे देखेंगे, जौ की ऐसी वैरायटी जो लवण सहनशील हैं। जौ की कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो लवण सहनशील हैं। देखो, लवणीय भूमियों में उगाने के लिए जो सबसे अच्छी फसल वो कौन सी है? जौ। ये प्रश्न बहुत आता है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त है, तो जौ। तो लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन कौन सी हैं? तो बिल्लाड़ा 2, RD 2552 और आज़ाद, ये ऐसी वैरायटी हैं जो साल्ट रेसिस्टेंट हैं, साल्ट टॉलरेंस हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे छिलका रहित प्रजाति। ये प्रश्न बहुत परीक्षा में आता है, कई बार आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। छिलका रहित प्रजातियों की बात करी जाएगी तो डोलमा। कौन है भैया? डोलमा है। और जैसे करण की बात करें, करण 3 दे दे, नामकरण 5 दे दे, 7 दे दे, जो करण सीरीज के नाम होते हैं वो कैसे हो? तो डोलमा और हिमानी, डोलमा और हिमानी और करण 3, ये ऐसी वैरायटी हैं जो हस्कलेस हैं। अब माल्ट के लिए सूटेबल वैरायटी की बात करिए कि माल्ट के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो क्लीपर है, अंबर है, RD 137 है, रेखा वैरायटी है और इसके अतिरिक्त रितुम्बरा। तो रेखा है, रितुम्बरा है, क्लीपर, अंबर, RD 137, ये ऐसी किस्में हैं जो कैसी हैं भैया? माल्ट के लिए सूटेबल वैरायटी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछे कि जौ की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो BM4,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जौ की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? BM4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है कि करनाल बंट रोग जो है किस क्रॉप में लगता है? करनाल बंट रोग जो है किस क्रॉप में लगता है? राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से सुन लीजिए आप। करनाल बंट बीमारी की बात करी जाए, सबसे पहले कहाँ पे खोजी गई थी? करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो करनाल बंट बीमारी सबसे पहले करनाल यानी हरियाणा में खोजी गई थी। इस कारण इसको करनाल बंट नाम दिया। और किस वैज्ञानिक ने खोजी थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम था मित्रा। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मित्रा। और इन्होंने 1931 में इस बीमारी को खोजा था। यह बीमारी किसके द्वारा होती है? तो कवक के द्वारा होती है। और कवक का नाम क्या है? टिलेटिया इंडिका या फिर नियोबासिया इंडिका। टिलेटिया इंडिका या फिर नियोबासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। इस रोग को गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। गेहूं का कैंसर रोग किसे कहते हैं? करनाल बंट को। इस बीमारी के द्वारा गेहूं का जो निर्यात है वो प्रभावित होता है। ठीक है ना? प्रश्न आता कि ऐसी कौन सी गेहूं की बीमारी जिसके कारण निर्यात प्रभावित होता है? तो आपको बताना है करनाल बंट। और जब यह बीमारी खेत में हो जाती है, जब यह बीमारी खेत में हो जाती है तो सड़ी मछली जैसी गंध आती है, जो कि ट्राई मिथाइल एमीन के कारण आती है। सड़ी मछली जैसी गंध किसके कारण आती है भाई? ट्राई मिथाइल एमीन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ट्राई मिथाइल एमीन के कारण। ध्यान रहे, यह बीज मृदा प्लस हवा जनित रोग है। बीज मृदा प्लस हवा जनित रोग है। कौन सा? करनाल बंट। अब हम जानेंगे गेहूं के कुछ अन्य रोग। अन्य रोग जैसे देख लीजिएगा गेहूं के कौन कौन से रोग होते हैं। पहला रोग क्या है? देखो, गेहूं में रस्ट यानी गेरुई लगती है 3 प्रकार की। नंबर 1 भूरी गेरुई, नंबर 2 पीली गेरुई, नंबर 3 काली गेरुई। भूरी गेरुई जो है ये किसके द्वारा होती है? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा नामक कवक के द्वारा। तीनों की तीनों गेरुई कवक के द्वारा ही होती हैं, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे भूरी हो। तो जो ब्राउन रस्ट है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा नामक कवक के द्वारा। येलो रस्ट है पक्सिनिया स्ट्राइयोफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा। और जो ब्लैक रस्ट है ये पक्सिनिया ग्रामिनीटेट्साई के द्वारा होती है। ठीक है ना? देखो, जो सबसे खतरनाक बीमारी है इसमें वो भूरी गेरुई होती है। अगर पूछा जाए कि गेहूं की तीनों गेरुई में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, सर्वाधिक नुकसान कौन सी पहुंचाती है, तो वो पहुंचाती है हमारी ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट को ही बोलते हैं लीफ रस्ट। ध्यान रहे, ब्राउन रस्ट को बोलते हैं लीफ रस्ट। लीफ का मतलब पत्ती, यानी ये जो ब्राउन रस्ट है ये पत्तियों पर अटैक करती है। इसी प्रकार दूसरी है येलो रस्ट। यह बीमारी पत्ती प्लस तना दोनों पर अटैक करती है। इस कारण इसको स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप रस्ट। देखो, जो पीली गेरुई है ये तना और पत्ती दोनों को प्रभावित करती, इस कारण इसको बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं, है ना? अब बचती है हमारे पास ब्लैक रस्ट। इसको किलर बीमारी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं की किस बीमारी को किलर डिजीज़ के नाम से जानते हैं, तो ब्लैक रस्ट को। ठीक है ना? और इसका रोग का कारक क्या? पक्सिनिया ग्रामिनीटेट्साई नामक कवक। आगे नेक्स्ट जो डिजीज़ है, जो रोग है, कौन सा है? लूज स्मट ऑफ व्हीट। जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है यह अस्टिलागो नुडाटेट्साई नामक कवक के द्वारा होता है। अस्टिलागो नुडाटेट्साई नामक कवक के द्वारा होता है। यह जो है आंतरिक बीज जनित रोग होता है। कैसा होता है? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए 2 मेथड अप्लाई किए जाते हैं। नंबर 1 हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को गर्म किया जाता है और 10 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। उसी में बीज को डाल दिया जाता है और बीज ट्रीटेड हो जाते हैं, फिर यह बीमारी नहीं लगती है। प्रश्न ये भी आता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी किसने? ये करी थी जैनसन ने। किसने करी थी? जैनसन ने। दूसरा उपाय क्या अपनाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए?
सोलर हीट ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं लूज स्मट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी सत्तारबा लुथरा ने। किसने करी थी? सत्तारबा लुथरा ने इसकी खोज करी थी 1934 में। ठीक है, आगे आगे ईयर कोकिल। ईयर कोकिल डिजीज़ जो है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, एंग्यूना टिटसाई नामक निमेटोड के द्वारा होती है और इसको सीड गाल रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारी क्या है? टुंडू रोग। टुंडू रोग को येलो ईयर रॉट या फिर सेहू के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टुंडू डिजीज गेहूं में लगता है, इसको येलो ईयर रॉट या सेहू के नाम से जानते हैं। और यह जो है बैक्टीरिया और निमेटोड दोनों के द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो है क्लेबीबैक्टर टिटसाई, और जो निमेटोड यानी सूत्रकृमि भाग लेता है वो है एंग्यूना टिटसाई। प्रश्न ये ऐसे आता है कि गेहूँ की वो कौन सी बीमारी है जो जीवाणु और निमेटोड दोनों के द्वारा फैलती है? तो उसका नाम है टुंडू या येलो ईयर रॉट या फिर सेहू रोग। नेक्स्ट, बाकी आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। स्टेम रस्ट को किसको बोलते हैं? स्टेम रस्ट को ब्लैक रस्ट के नाम से जानते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनिटिसाई। लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। स्ट्रिप रस्ट को ही क्या बोलते हैं? येलो रस्ट, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ठीक है ना। कर्नाल बंट टिलेटिया इंडिका नामक कवक के द्वारा। और लूज स्मट ऑफ भीट जो है अस्टिलागो नुडा टिटसाई के द्वारा। और लीफ ब्लाइट या स्पॉट ब्लॉच जो है बायोपोलैरिस सोरोकाइनियाना। और पाउडरी मिल्ड्यू जो गेहूं में लगती है वो किसी कारण लगती है? एरिसाइफी ग्रेमनी के द्वारा। तो गेहूं की बीमारी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे तो आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चने में निपिंग क्रिया कितने दिन बाद करते हैं? यानी चने में एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम है निपिंग, और वो कितने दिन बाद करते हैं? तो जब हमारे प्लांट की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाए और 30 से 40 दिन की फसल की अवधि हो जाए तो चने में निपिंग क्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है? जो ऊपर की शाखाएं होती हैं इनको रिमूव कर लिया जाता है ना। इसको रिमूव कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है फिर बाद में बहुत सारी शाखाएं और फलियां लगती हैं जिससे उपज बढ़ जाती है। चना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे चना में जो जड़ का प्रकार है कैसी? टैप रूट होती है, यानी मूसला जड़ पाई जाती है। चने में जो है टैप रूट पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि चने में अंकुरण किस प्रकार का होता है, अगर आपसे पूछे कि चने में अंकुरण किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो अधोभूमिक यानी हाइपोजियल। चने की पत्ती में खट्टा टेस्ट आता है भैया, किसी कारण आता है? मैलिक अथवा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। जो मैलिक एसिड है ये 90% काम करता है, जो ऑक्जेलिक एसिड है 10%। यानी चने में जो खट्टापन पत्तियों में आता है वो मैलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है 90% तक, और ऑक्जेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है 10% तक। शुष्क भूमियों के लिए चने की सर्वोत्तम किस्म C235। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुष्क भूमियों के लिए चने की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? C235। नेक्स्ट, चने की बुवाई का समय तो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का बेस्ट टाइम होता है। और चने की जो फली होती है उसको पॉड के नाम से जानते हैं। चने में प्रोटीन की बात करिए, प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? तो चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है। चने की गहरी बुवाई भैया क्यों करते हैं? किस रोग से बचाव के लिए चने की गहरी बुवाई करते हैं? 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी बुवाई की जाती है। तो फिर ओक्टा रोग से बचने के लिए, जिसको बोलते हैं बिल्ट। नेक्स्ट, चने में सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो 2 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक फूल आने से पूर्व, एक फूल आने से पूर्व, और दूसरी होती फली बनते समय। चने में किस हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं खरपतवारों को मारने के लिए?
चने में किस हर्बिसाइड का यूज करते हैं खरपतवारों को मारने के लिए? तो उसका नाम है फ्लोक्लोरालिन, बुवाई से पहले। फ्लोक्लोरालिन का यूज करते हैं बुवाई से पहले। नेक्स्ट, अगर हमसे बात करी जाए कि चने की बीज दर कितनी पड़ती है, तो देसी चने की 60 से 80 किलोग्राम, काबुली चने की 80 से 100 किलोग्राम। क्या मैंने बोला? जो चने की बीज दर है, देसी चने की बीज दर कितनी है भैया? 60 से 80 केजी, और काबुली की बीज दर 80 से 100 केजी। नेक्स्ट, आगे जो प्रश्न है कि चने में बीज का उपचार किसके द्वारा करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं जो बीज शोधन या सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जो जो रूल्स या जो फिर नियम अपनाते हैं वो किस प्रकार से है? FIR। पहले हम फंजीसाइड से बीज को उपचारित करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से, और बाद में राइजोबियम से। तो जो फंजीसाइड है वो कौन सा हमारा लेंगे चने में यूज? ट्राइकोडर्मा कल्चर। और जो हमारा इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा लेंगे? क्लोरोपाइरीफास का यूज करेंगे। देखो, फंजीसाइड के लिए हम ट्राइकोडर्मा कल्चर यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं। मात्रा ट्राइकोडर्मा की 8 ग्राम पर केजी, और इसकी मात्रा 3 किलोग्राम पर केजी। माफ़ कीजिएगा, इसकी मात्रा 8 ग्राम पर केजी, यानी जो ट्राइकोडर्मा है इसकी मात्रा कितनी लेते हैं? 8 ग्राम लेते हैं पर केजी ऑफ सीड, यानी 1 किलोग्राम के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर की 8 ग्राम मात्रा पर्याप्त होती है। इसी प्रकार कार्बेंडाजिम से अगर आप बीज उपचारित कर रहे हैं तो 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा कल्चर ये क्या होते हैं? ये फंगस होते हैं, तो फंजीसाइड से यूज़ कर लिया हमने। अब इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो कौन सा भैया होगा? तो क्लोरोपाइरीफास ले लेंगे। और राइजोबियम की बात करेंगे तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसमें यूज करेंगे। बुवाई की बात करी जाए तो अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा बेस्ट टाइम होता है मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, पछेती बुवाई करने से किस कीट का आक्रमण ज़्यादा होगा? तो फली छेदक। जो गन्ने का मुख्य कीट है वो फली छेदक है, ग्रामपोड बोरर है। अगर आप पछेती कंडीशंस में बुवाई करेंगे तो क्या है, इस कीट के लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप अगेती बुवाई करेंगे तो बिल्ट बीमारी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर टाइम पर आप सोइंग करें बीट की, ताकि इंसेक्ट और डिजीज़ का अटैक ज़्यादा क्रॉप पर ना हो सके। अगला प्रश्न, बारानी फसल हेतु नमी के लिए कितनी गहराई रखते हैं? देखो, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, वहाँ पर चने की सीड को 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की बात करी जाए तो देख लो आप। अवरोधी किस्म है किसकी है? अवरोधी किस्म में ओक्टा बीमारी नहीं लगती है, चने की है। C235 पछेती है और असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। RSG 888 जिसको अनुभव के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्म है। इसके बाद आपको याद रखनी है पूसा 256, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और कम समय में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार होने वाली चने की किस्म कौन सी है? ICCC2। इसके बाद अपर्णा भी चने की प्रजाति है, चाफा भी है, पूसा 209, राधे ये वैरायटी भी चने की है। अगर आपसे पूछे कि काबुली चने कौन कौन सी किस्में हैं तो गौरव इम्पॉर्टेंट है, गिरनार इम्पॉर्टेंट है, K4 और K5 ये काबुली चने की किस्म है। प्रमुख इंटरकल्चर ऑपरेशन, क्रॉप में कुछ शस्त्र क्रियाएँ की जाती हैं, वो किस क्रॉप में कौन सी शस्त्र क्रिया की जाती है देखते हैं। जैसे अंधी गुड़ाई की बात करी जाएगी तो किस में यूज करते हैं? अंधी गुड़ाई करते हैं गन्ना में। इसी प्रकार मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं गन्ना में। टाई का कार्य भी किसमें करते हैं? गन्ना में। ट्रेसिंग का कार्य किस में करते हैं? गन्ना में। क्रॉपिंग का कार्य किस में करते हैं? गन्ना में। इसके बाद निपिंग क्रिया किस में करते हैं? चना में। टॉपिंग किस में करते हैं? सरसों में। अगेन मिट्टी चढ़ाने का काम किस में करते हैं? आलू में।
और डीहल्मिंग प्रोसेस भी किस में करते हैं, आलू में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 4 बार वीडियो को बढ़िया से देख लेना, नोट कर लेना क्वेश्चंस को। यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।